अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने राज्यपाल तमिलिसाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली। मौजूदा हालात को देखते हुए बिना राज्यपाल के अभिभाषण के विधानसभा में 2 बार बजट पेश करने वाली सरकार एक कदम पीछे हटती नजर आ रही है। सरकार जिसने राज्यपाल के अभिभाषण के बिना बजट पेश करने की योजना बनाई थी, ने अपना विचार बदल दिया और घोषणा की है कि राज्यपाल के अभिभाषण को बजट बैठकों में शामिल किया जाएगा। सरकार के वकील दुष्यंत दवे ने हाईकोर्ट के सामने यह खुलासा किया। सरकार ने मूल रूप से 3 फरवरी को बजट पेश करने का फैसला किया था। चूंकि राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई को इसके लिए स्वीकृति देनी है, इसीलिए उन्होंने इस महीने की 21 तारीख को राज्यपाल को पत्र भेजकर अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्यपाल तमिलिसाई ने अनुमति नहीं दी। राजभवन से कोई सूचना नहीं मिलने पर सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दाखिल करने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे को नियुक्त किया है। वे उच्च न्यायालय से अनुरोध करना चाहते थे कि राज्यपाल को विधानसभा में तुरंत पेश करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए, लेकिन जैसे तैसे सरकार ने हाईकोर्ट में लंच मोशन याचिका वापस ले ली है। वकील दुष्यंत दवे ने कहा है कि राज्यपाल से विमर्श के बाद सरकार संज्ञान लेंगी। मंत्री केटीआर ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्र ने एपी पुनर्वितरण अधिनियम के एक ही पहलू को लागू नहीं किया है। उन्होंने उसे चुनौती दी कि अगर उसने साबित कर दिया है कि उसने जो किया है वह गलत है तो वह किसी भी सजा के लिए तैयार है। 2014 जून 2 तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने इस नवगठित राज्य को लेकर आंध्र प्रदेश पुनः विभाजन अधिनियम में 2 तेलुगु राज्यों के लोगों को विभिन्न आश्वासन और वादे दिए हैं। जहां तक तेलंगाना का संबंध है, इसने विशिष्ट और स्पष्ट वादे किए हैं। काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री, बेयाराम्स में स्टील फैक्ट्री, नए शिक्षण संस्थानों, औद्योगिक गलियारों, रियायतों आदि को संसद के साक्षी के रूप में कानून में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा है कि सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन केटीआर ने साफ कर दिया है कि एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इस मौके पर वो पीएम मोदी पर जमकर बरसे। केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। केटीआर ने कहा है कि यह मोदी का आखिरी बजट है, क्योंकि मैं परवाह नहीं कर रहा हूं। 2024 में फिर से चुनाव होने से पहले यह सरकार जो बजट पेश करेगी वह एक बिना खाता बजट है। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई प्रतिबद्धता भी नहीं है। जो नए आएंगे पहल कर सकते हैं, उस बजट को संशोधित किया जा सकता है। अभी का बजट की ही इसके लिए परिपूर्ण है। केटीआर ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्र प्रतिबद्ध है तो तेलंगाना की जनता से किया वादा निभाने का यह आखिरी मौका है। एमएलसी एमएमएस प्रभाकर राव ने कहा है कि बजट बैठकों पर राज्य सरकार संवैधानिक रूप से काम करेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार का सहयोग करना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को परेशान करना राज्यपाल के लिए सही नहीं है। प्रभाकर राव ने कहा है कि राज्य सरकार संविधान की मर्यादा में रहकर काम कर रही है। एमएलसी एमएमएस प्रभाकर राव ने कहा है कि बजट बैठकों पर राज्य सरकार संवैधानिक रूप से काम करेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार का सहयोग करना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को परेशान करना राज्यपाल के लिए सही नहीं है। प्रभाकर राव ने कहा है कि राज्य सरकार संविधान की मर्यादा में रहकर काम कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने केसीआर के परिवार पर तेलंगाना को राजा की तरह ट्रीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा है कि क्या राज्य के राज्यपाल को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भले ही हाईकोर्ट ने राज्यपाल के मामले में कई नसीहतें दी हो, लेकिन केसीआर सरकार फिर उसी तरह काम कर रही है। विधानसभा की बैठकों का समय होने के बावजूद कोर्ट जाने से वे सरकार से नाराज थे। बंडी संजय ने मांग की है कि विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के दल बदल की फाइल की सीमा बताएं। बंडी ने रोष व्यक्त किया है कि राज्य में कई सार्वजनिक समस्याएं हैं और केसीआर ओछी राजनीति कर रहे हैं। बंडी संजय ने कहा है कि केसीआर सरकार की वजह से तेलंगाना में सरपंच आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र खुद कह रहा है कि स्टील फैक्ट्री डीपीआर नहीं दे रही है। दूसरी ओर इस बात की आलोचना की गई है कि एसआई और कांस्टेबल परीक्षा के प्रश्न पत्रों में गलतियों की भरमार थी। उन्होंने पूछा कि अब सरकार एसआई और कांस्टेबल अभ्यर्थियों को क्या जवाब देगी। बंडी ने सरकार पर सांसद अरविंद के खिलाफ पक्ष लेने का आरोप लगाया, क्योंकि वह जनता के मुद्दों पर सवाल पूछ रहे थे। बंडी संजय ने पुलिस द्वारा अंधाधुंध हमले के लिए भाजयुमो अध्यक्ष भानु प्रकाश की आलोचना की है।
बीआरएस एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि कुछ लोग राज्य में किसान आत्महत्या को लेकर झूठा प्रचार कर रहे हैं और झूठे आंकड़े दे रहे हैं। एनसीआरबी ने कहा है कि 2015 में 1400 किसानों की मौत हुई थी। आत्महत्या धीरे धीरे कम हुई है और अब शून्य पर आ गई है। उन्होंने कहा है कि अभी तक एक भी किसान संघ ने किसानों की आत्महत्या के खिलाफ धरना नहीं दिया है। इस मौके पर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने याद किया है कि केंद्रीय मंत्री तोमर ने टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि आत्महत्याएं तेजी से घट रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय ने गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कहा है कि 10,000 लोग मारे गए। नीति आयोग ने कहा है कि कृषि विकास में तेलंगाना नंबर 1 है। उन्होंने कहा है कि यह कहना गलत है कि राइतु बंधु सिर्फ जमींदारों को मिलता है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 91% भूमि छोटे मोटे किसानों के पास है और राज्य में 50 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों की संख्या में केवल 0.8% है। पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने टिप्पणी की है कि सीएम केसीआर पर हमला करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और अगर वे झूठा प्रचार करते हैं तो लोग उनको सबक सिखाएंगे। विधायक गुव्वाला बलराजू ने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन पर युवाओं में धार्मिक कलह पैदा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। वो आक्रोश में थे कि वो छात्रों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता की आवाज देश को बचाएगी। छात्रों के मन में धर्मांत बैठा दी गई है। उन्होंने धार्मिक संघ पैसे से संगठन खड़ा करने और हमले करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उस दिन तेलंगाना आंदोलन को दबाने की साजिश रचने वाले प्रवीण कुमार अब बीजेपी की महत्वाकांक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जानते हैं कि आरएस प्रवीण कुमार ने जब पुलिस अधिकारी थे तो कितने लोगों का नरसंहार किया था। बालराजू ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई खत्म नहीं होगी, चाहे उन पर कितनी भी दबाव या डर क्यों न डाला जाए। एमएलसी कविता ने कहा है कि 57वां अखिलांध्र साधु परिषद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। एमएलसी कविता और विधायक जीवन रेड्डी ने निजामाबाद जिले के नंदीपेट पल्लू गुट्टा के केदारेश्वरम मंदिर में 57वीं अखिलांध्र साधु परिषद महासभा में विशेष पूजा अर्चना की। कविता ने कहा है कि केदारेश्वर मंदिर में इस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा है कि 34 साल पहले साधु परिषद की बैठकें हुई थी और अब दोबारा यहां आकर उन्हें खुशी हो रही है। कविता ने कहा है कि आरमूर का विशेष इतिहास रहा है। कहा जाता है कि नवा सिद्धू का गुट्टा नवनाधा संतों के नाम से बना एक पवित्र क्षेत्र है। उन्होंने गर्व से कहा है कि देश एक महान स्तर पर है क्योंकि इसने तमाम बाधाओं के बावजूद पूरे देश में रूढ़िवादी धर्म को संरक्षित रखा है। उन्होंने सराहना की है कि यह साधुओं की महानता है कि हम कट्टरता के सामने अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कविता ने स्पष्ट किया है कि वे तेलंगाना में धर्म की रक्षा के लिए हर प्रकार की सहायता और सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि देश में सभी को भाईचारे के साथ जागना चाहिए और एक सार्वभौमिक गुरु के रूप में विकसित होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह भारत देश को आगे ले जाने के लिए संतों से गुहार लगा रहे हैं। भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद ने तेलंगाना के मंत्री केटीआर पर जमकर निशाना साधा। अरविंद ने खुलासा किया है कि केटीआर का कहना है कि केंद्र को तेलंगाना से 3.68 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन तेलंगाना को केंद्र से कम मिला है। अरविंद ने टिप्पणी की है कि उनकी बहन को हराने वाले इंदुरु के लोगों ने उनका राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर दिया है और अब उनके इस्तीफे के इंदुरु के लोगों को और खुश कर दिया है। संवाददाता सम्मेलन बाद उन्होंने कहा है कि केटीआर मीडिया के दोस्तों से पूछ रहे थे कि क्या मसाला काफी है। धर्मपुरी अरविंद ने कहा है कि उनकी इंदुरु और जिले की जनता के प्रति ईमानदार है। मसाला काफी है, मसाला काफी नहीं है। मैंने ऐसा कहा। उनके तिलक का बाग याद आ गया है। इस परिवार को क्या बीमारी है पता नहीं। धर्मपुरी ने कहा है कि वो फार्म हाउस बाग और बॉलीवुड की बातें करते हैं। उन्होंने कहा, याद है क्या निजाम की चीनी फैक्ट्री और गन्ना किसान? केटीआर यहाँ क्यों आए? अरविंद का आरोप है कि कालेश्वरम में कमीशन खाने के कारण डीपीआर नहीं दी गई। ट्राई ने एमएसओ को 1 फरवरी से चार्ज 40% तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। एमएसओ चिंता व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में तेलुगु राज्यों के एमएसओ ने इंदिरा पार्क में एक महाधरना आयोजित किया है। एमएसओ का कहना है कि अगर ट्राई के निर्देश अनुसार अतिरिक्त शुल्क लगाया गया तो कई उपभोक्ताओं हाथ से निकल जाएंगे। यह कोई मामूली बात नहीं है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने एमएसओ के
महाधरने का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि अगर हम केंद्र सरकार के रवैये को देखें तो वे अंततः हवा और पानी पर भी टैक्स लगा देंगे। उन्होंने कहा है कि केबल ऑपरेटर सिस्टम भारत में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। केबल ऑपरेटरों का लोगों को जागरूक करने का इतिहास रहा है। मोदी सरकार सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है। उन्होंने कहा है कि ट्राई बेतुकी नीतियों से परेशानी खड़ा कर रही है। वो मीडिया घरानों को अपने हाथ में लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। टीएसआरटीसी ने नवीनतम तकनीकी के माध्यम से यात्रियों को तेज और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। टीएसआरटीसी ने ओरेकल इंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग को लागू करने के लिए नलसॉफ्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एमडी वीसी सज्जनार और नलसॉफ्ट के सीईओ सीए वेंकट नल्लूरी ने बस भवन में समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उन्हें एक दूसरे को सौंप दिया गया। यह देश के सभी एसआरटीयू में पहला है। सज्जनार ने कहा है कि नवीनतम तकनीकी को अपनाने में टीएसआरटीसी सबसे आगे है और हम तकनीकी के जरिए तेजी से यात्रियों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने हाल ही में बसों की सटीक स्थिति जानने के लिए एक बस ट्रैकिंग ऐप, कंपनी के राजस्व का प्रबंधन करने के लिए एक वाणिज्यिक ऐप और कर्मचारियों की उपस्थिति को ट्रैक करने, छुट्टी देने और शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी ऐप लॉन्च किया है। यह स्पष्ट किया गया है कि नलसॉफ्ट कंपनी परियोजना की कार्यान्वयन भागीदारी होगी। नलसॉफ्ट 20 से अधिक वर्षों के लिए ओरेकल भागीदार रहा है और कंपनी के पास एप्लीकेशन समाधान और तेज सेवाएं प्रदान करने का अनुभव है। द ग्रेट इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर निक विजसिक ने मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी में आयोजित मोटिवेशनल वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और छात्रों को भविष्य में और ऊंचाइयां छूने की सीख दी। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया है कि वे अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर पर डटे रहे। जीवन के उतार चढ़ाव से उबरने के लिए उन्होंने छात्रों को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। सफलता मिलने तक कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। निक विजसिक ने कहा है कि अपने निजी अतीत के अनुभव और जीवन की यात्रा में सीखे सबक को साझा करने से सोच बढ़ सकती है। एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा जारी चार्जशीट पर मंत्री हरीश राव की टिप्पणी निंदनीय है। हरीश राव गुस्से में थे कि उन्होंने झूठी और नकली बातें की। उन्होंने कहा है कि उनके सवालों का जवाब दिए बिना उन्होंने अनावश्यक बातें की। 9 साल में कितने अस्पताल बने, कितने डॉक्टर नियुक्त हुए। उन्होंने कहा है कि ऐसा किए बिना अस्पतालों में बेड बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि डॉक्टरों के अलावा डिलीवरी कौन कर रहा है। हमने सोचा था कि यह एक असफल मंत्री है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह एक नकली मंत्री है। उन्होंने कहा है कि वो जहां चर्चा को बुलाएंगे वहां आएंगे। हर राजनीतिक दल की कोई ना कोई विचारधारा होती है। चिन्नाजीआर स्वामी ने कहा है कि प्रशासन इसके पक्ष में रहेगा। उन्होंने कहा है कि चुनाव कोई भी जीते, जनता की सुरक्षा के लिए प्रशासन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के बाद राजनीति करना बंद कर जनता के कल्याण के लिए काम करे, लेकिन प्रदेश में फिलहाल ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है। चिन्नाजीआर ने कहा है कि राजनीतिक दलों के नेता लोगों की समस्याओं से ज्यादा एक दूसरे का अपमान करने पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को केवल लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए। चिन्नाजीआर स्वामी ने कहा है कि समता आत्मा केंद्र के 1 वर्ष पूर्ण होने पर समता कुंभ के नाम से ब्रह्मोत्सवम का आयोजन किया जाएगा। तारक रत्न जिन्हें हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था का वर्तमान में बेंगलोर के नारायण हृदयालय अस्पताल में आईसीयू में इलाज चल रहा है। उनके परिवार के सदस्य नंदमूरी रामकृष्ण ने तारक रत्न के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में मीडिया को जानकारी दी। पता चला कि तारक रत्न कल की तुलना में थोड़ा ठीक हो गए हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम थोड़ा कम हो गया है और दवा का इस्तेमाल भी थोड़ा कम हो गया है। उन्होंने कहा है कि दिल और लीवर का काम सामान्य हो गया है। नंदमूरी रामकृष्ण ने कहा है कि हालांकि बताया जाता है कि न्यूरो के मामले में ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है, सबसे अच्छा तारक रत्न अपने दम पर सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे उन्हें बहुत खुशी हुई है। हम तारक रत्न के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस मौके पर रामकृष्ण ने कहा है कि वह प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और कामना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे। हैदराबाद में प्रगति भवन के सामने तनाव फैल गया। एक व्यक्ति ने परिवार सहित आत्महत्या का प्रयास किया।
प्रगति भवन के सामने मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की तो वह पुलिस ने रोक दिया। बाद में पुलिस ने उससे जानकारी मांगी। वह शख्स इब्राहिम पट्टनम का रहने वाला है। उसने आरोप लगाया है कि सरकार ने जमीन ले ली है और मुआवजा नहीं दे रही है। एलेश ने मांग की है कि सरकार तुरंत मुआवजा दे। साइबराबाद कमिश्नरेट में साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 अलग अलग गिरोह को गिरफ्तार किया है। 3 मामलों में 17 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सलाह दी है कि ऑनलाइन ठगी को लेकर सभी सतर्क रहे। अगर आप ऑनलाइन ठगी से प्रभावित है तो शिकायत करने के लिए तुरंत 1930 डायल करें। ऑनलाइन गेमिंग में शामिल एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से विभिन्न बैंक खातों में 42 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 193 मोबाइल फोन, 21 लैपटॉप, 21 बिक्री उपकरण, 416 चेकबुक, 233 डेबिट कार्ड जब्त किए गए। एक अन्य मामले में फाइनेंस कंपनी से कर्ज दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 17 डेबिट कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 4 मोबाइल फोन और फर्जी लोन ऑफर लेटर बरामद हुए हैं। बेरोजगारों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी देने का झांसा देकर ऑनलाइन रंगदारी वसूलने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 15 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर और 3 डेबिट कार्ड जब्त किए गए हैं।